हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और आज हम रीट साइकोलॉजी का टेस्ट करने वाले हैं और इसके अंदर भी हम 30 क्वेश्चंस तो लेकर आए हैं और अगर हमें प्लस मिलते हैं तो वो भी देख लेंगे और साथ में आपके लिए यहाँ पर सोल्यूशन तो रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? चार ऑप्शन है, व्यवहारवादी सिद्धांत में, निर्मितवादी सिद्धांत में, संज्ञानवादी में या मनोविश्लेषणवादी में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्मितवादी में, क्योंकि निर्माण कर रहे हैं ना वो, तो निर्मितवादी में सुविधा प्रदाता माने जाते हैं। निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? चार ऑप्शन से अधिगमकर्ता का ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकता है ना, और ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायी तो शिक्षक का होता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय और उत्तरदायी होते हैं। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। तो देखो ये इतना इजी चैप्टर है कि यूं ही आप कर लेंगे, क्योंकि इनके नामों में ही उत्तर छुपे हुए हैं। निर्मितवाद का मतलब है निर्माण से, है ना, और ये सारी बातें जो है ना वो सत्य है, लेकिन ये गलत है कि क्योंकि यहाँ पे निर्मितवाद के अंदर तो शिक्षक को उत्तरदायित्व नहीं माना है, बल्कि क्या माना है? एक सुविधा प्रदाता माना है उसको, ठीक है, ज्ञान के हस्तांतरण में। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान के अनेक प्रकार है, ये कौन सा ये बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध होता है? चार ऑप्शन है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, तृज्यीय या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो ये जो तृज्यीय होता है ना, ये आपका बताता है क्या कि जो ज्ञान होता है ना वो क्या होता है? अनेक प्रकार का होता है, और जो ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है और समान रूप से वैध होता है वो तृज्यीय निर्मितवाद बताता है। चलिए इसमें और देख लेते हैं तृज्यीय निर्मितवाद किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने दिया है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद की बात कौन करते हैं? तो देखो संज्ञानात्मक, संक्रियावाद, ये ऐसे वर्ड्स दिखाई दे जाए तो जीन प्याजे आंख बंद करके लगा देना है। सामाजिक निर्मितवाद जो है ये आपका लेव वाइगोत्स्की का है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से निर्मितवाद का तत्व नहीं है? चार ऑप्शन से, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन होना, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन, सामाजिक समझौता तथा साक्षी भागीदारी जिम्मेदारी। तो ये सब होंगे, लेकिन ये नहीं होगा एक स्पष्ट तरीके का विषय वस्तु का या पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया जाए, ये नहीं होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से पूछ रहा है, आंतरिक रूप से। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने लग जाते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो देखो ये जो है ना, ऑलवेज आप कभी भी सफल नहीं होते हैं। कई बार आप गिरते हैं, असफल होते हैं, तब जाके लास्ट में एक बार आपको सफलता मिलती है, याद रखेंगे। इसीलिए ये गलत है कि वो हमेशा सफल ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? चार ऑप्शन से, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? तो ये तो बिल्कुल नहीं है, प्रोत्साहित नहीं है तो हतोत्साहित है भैया, दूसरे से कंपैरिजन कर रही है टीचर। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, ये भी नहीं है, ये तो लालच पैदा कर रही है। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, है ना। तो यहाँ पर अभी हम रखते हैं और ये देखो, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो ये भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ऐसा कहना चाहिए एक शिक्षक को कि इसे करने की कोशिश करो और तुम देखना सीख जाओगे, है ना। चलिए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है? वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होता है। अब देखो यहाँ पर आप कई बार बोलते हो ना कि मैडम जब आप पढ़ाती हो तो कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो देखो ये विशेषता बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आपके सामने गहन ज्ञान के साथ आऊं। अध्ययन और ज्ञान में अंतर होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि टाइपिंग मिस्टेक होती है और फ्लुएंट में मैं बोलती चली जाती हूँ, तो वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको करेक्ट कर लिया कीजिए, है ना। क्योंकि एक अच्छे टीचर की ये बिल्कुल भी विशेषता नहीं है कि वो अपने विषय का गहन ज्ञान रखता हो, ठीक है। वो अत्यधिक संवेदनशील हो, बिल्कुल नहीं। अत्यधिक तो होना ही नहीं है कि बिल्कुल अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और रो रो के कह रहा है कि नहीं पढ़ना है, तो तुम भी उसके साथ रोने लग जाओ कि मैं भी बेकार में पढ़ के आई, है ना। वो सख्त अनुशासन पसंद करे, बिल्कुल नहीं। पसंद करे बात एक अलग है, लेकिन उसी अनुशासन में डील करने लग जाए तो ये गलत हो जाएगा, है ना। पसंद तक तो सही है, लेकिन डील करने लग गया, जैसे मान लीजिए कि गुस्सा अपने तक ठीक है, लेकिन दूसरे पर हम उसका गुस्सा उतारने लगे, तो वो चीज गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? संवेदन रूप से वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला
क्वेश्चन देखेंगे, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में यानी बीच में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, है ना, बच्चा किस में है, 5वीं क्लास में, और कर नहीं पा रहा है वो 4थी क्लास का भी काम, तो इसे क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक या अधिगम निर्योग्य बालक। तो यहाँ पे हो जाएगा पिछड़ा बालक। ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं, जो 5वीं में आ रहा है लेकिन 4थी क्लास का नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो शैक्षिक दृष्टि से ये पिछड़ा बालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इन तीनों का इतना महत्व नहीं होता जब तक बच्चा नहीं समझता, लेकिन चूंकि बच्चे की बात हो रही है, सबसे ज्यादा परिवार के अंदर रहता है, तो परिवार का कैसा वातावरण है। अब जैसे आईआईटी वाले बाबा हैं, परिवार में पैसा खूब था लेकिन माता पिता जो है वो बदतमीजी करने वाले थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले थे। तो आईआईटी वाले बाबा ने पढ़ाई तो की लेकिन वो अपने आप को है ना इस मतलब सांसारिक चीजों में, जैसे हमारा टारगेट क्या होता है, हम पढ़े लिखे नौकरी करें, अपने परिवार की जिम्मेदारी ले, तो ये जो आईआईटी वाले बाबा थे वो निकल गए इस चीज से। क्यों? क्योंकि बालक में अपराधी प्रवृत्ति हो गई कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी है किसी की भी, और वो भाग गए घर से, है ना। तो ये परिवार का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हर माता पिता को अपने घर का वातावरण कैसा रखना चाहिए, एकदम बढ़िया रखना चाहिए। चिन्ह भाषा एवं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिन्ह भाषा अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिन्ह भाषा और श्रवण दृष्टि विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है, प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण वाले, पिछड़ा बालक, या फिर आपके लिए समस्यात्मक बालक। तो ये जो मंदित श्रवण वाले होते हैं ना, जो सुन नहीं पाते हैं, है ना, उनके लिए ये विधि उपयोग की जाती है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य में होना, या धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को भी ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, या अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो ये वाली विशेषता नहीं है मंद बुद्धि मानसिक मंदता की। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है, अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ गति नहीं रख पाते, अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, कम बुद्धि रखते हैं। तो सीधी सी विशेषता ऐसा नहीं है कि वो कम बुद्धि रखते हैं, है ना, पिछड़े हुए बालकों की ये विशेषता नहीं है कि उनके पास बुद्धि कम है, बस वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। ये कथन किसका है, कुपुस्वामी का, क्रोएनक्रो का, L.E. सेफर का, या कॉल्सनिक का। तो ये कहा था कॉल्सनिक ने। चलिए, शोधन निम्नलिखित में से क्या होता है, जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं, जब व्यक्ति कलात्मक और रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता। तो शोधन निम्नलिखित में से क्या होता है कि जब व्यक्ति कलात्मक और रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी खुद की ऊर्जा को निर्देशित करता है, ठीक है, खुद को मोटिवेट करता है, खुद को रास्ता दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, 4 ऑप्शन है, शिक्षण विधि को स्थायी बनाओ, है ना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा शिक्षण विधि को स्थायी रखना। अगला देखिए, स्टैनले हॉल ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, पूर्व अभिनय का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का, या फिर पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत। तो आपको पता है ना, ये पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बालक किस आयु में छुरी कांटे का प्रयोग करना सीख जाता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो ये 4 वर्ष में वो छुरी कांटा चलाने लगता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, ये तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, चार्ल्स डार्विन ने कहा, B.F. स्किनर ने, यूरी ब्रेन फेन बेनर ने, या फिर आपके लेव वाइगोत्स्की ने। तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा। लेव वाइगोत्स्की किसकी सांस्कृतिक की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है, खेल का मैदान, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर। तो ये विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण संबंध और परिकल्पनात्मक चिंतन। तो वो कार्य कारण में भेद कर पा रही है। बचपन और बच्चों को पहचानो किसका मूल मंत्र है, रूसो का, पेस्टोलॉजी का, फ्रॉवेल का, महात्मा गांधी का। तो ये रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं, स्टैनले हॉल, जॉन डीवी, फ्रॉबेल या फिर रूसो। तो ये माने जाते हैं जॉन डीवी, किसके, प्रगतिशील शिक्षा के। ठीक है, चलिए जॉन डीवी, इन्होंने करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा बल दिया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। ये कथन किसका है? जॉनसन का, फिचर का, रॉस का, जॉन डीवी का। तो ये रॉस ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो सदैव आ गया तो वैसे ही गलत हो गया, है ना, सदैव आ गया तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, अपने क्यों बना लोगे भाई, ये तो वैसे भी गलत हो गया, आपका थोड़ी ना कोई मानेगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी बड़ों का सम्मान करें। हाँ, ये जरूरी है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, ये क्या है आपका शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण होता है। चलिए अगला देखिए, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है? स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, मिले जुले दोनों। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप यानी कि एक मॉडलिंग एक मुख्य तरीका होता है। अगला देखिए, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है, वैयक्तिक, आनुभविक, आंतरिक, बाह्य। तो आपको पता है ना, आंतरिक है वो। अगला देखिए, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत कर देंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो भैया पहले तो हम उसे खुद ही परामर्श करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलोक का, सोरेनसन का, पावलव का, कोहलर का? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये कहा था हरलोक ने कहा कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए, इसीलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? आत्मीकरण, तदात्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण या निर्णय? तो ये आत्मीकरण भी आ सकता है, तदात्मीकरण भी आ सकता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, बच्चों को अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, निर्धारण सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि आप बच्चों को उनके अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता दें। चलिए, यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस किए। कुछ क्वेश्चंस हमें 5+ जो है वो हमको कहाँ से मिले, सोल्यूशन में से भी मिल गए थे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में।